इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में पढ़ा था और ये जाना था कि अर्थशास्त्र विज्ञान है, वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान है। आज कुछ और आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे कि क्या अर्थशास्त्र कला भी है, तो कला है या नहीं, क्योंकि पहले ये सवाल उठ चुका था कि अर्थशास्त्र विज्ञान है और हम लोगों ने उसे विज्ञान मान लिया था, लेकिन कई ऐसे तर्क दिए जाते हैं कि उसे केवल विज्ञान नहीं माना जा सकता, वो कला भी है। तो कला क्या है? अगर सीधे शब्दों में देखा जाए तो किसी भी कार्य को सुंदर तरीके से करना ही एक कला है। जैसे हम कहते हैं कि गायन की कला है या वादन की कला है या चित्रकला है, तो इन सभी चीज़ों में बहुत ही सुंदर तरीके से जब प्रस्तुति दी जाती है गायन की या वादन की और भी जो भी कलाएं हैं, तो वो कला ही कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पे सुंदर अभिव्यक्ति होती है। तो अर्थशास्त्र जैसे कहना चाहिए, अर्थशास्त्र जैसा जो विज्ञान है उसको कला कैसे माना जा सकता है, क्योंकि उसमें तो केवल अर्थ या मुद्रा की बात होती है। लेकिन उसी के पक्ष में विपक्ष में तर्क दिया गया है कि कला है या नहीं है। तो जैसे कि उसने कहा कि कला ज्ञान की वह शाखा है जो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ तरीका बताती है। तो यहाँ हमारे उद्देश्य तो निश्चित हो जाते हैं, लेकिन उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम कैसे काम कर सकते हैं, किस तरीके से काम कर सकते हैं, ये हमें कला से पता चलता है। किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो सर्वश्रेष्ठ तरीका अपनाया जाता है वह तरीका ही कला कहलाता है। और वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान के बीच कला एक पुल का कार्य करती है। क्या है? वास्तविक विज्ञान वास्तविकता को बताता है और आदर्श विज्ञान क्या होना चाहिए ये बताता है। तो क्या होना चाहिए की अवस्था में कैसे पहुंचा जाए, ये हम कला के माध्यम से जान सकते हैं। जो भी आदर्श प्राप्त किए जाते हैं कि ये होना चाहिए, उसे सुंदर तरीके से प्राप्त करना ही कला है। इसलिए हम अर्थशास्त्र के कला होने को नकार नहीं सकते, लेकिन कुछ अर्थशास्त्री इसे कला मानते हैं और कुछ अर्थशास्त्री इसे कला नहीं मानते हैं। कला नहीं मानने का कारण ये है कि कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि भाई दोनों की प्रकृति भिन्न भिन्न है और पहले ही हम जब विज्ञान मान चुके हैं तो फिर उसको कला से जोड़ना गलत है। पहले ही हमने इसको विज्ञान मान लिया है। और दूसरा कारण ये है कि जो कला का वैज्ञानिक रूप है, कला अगर हम मान लेते हैं तो अर्थशास्त्र का वैज्ञानिक रूप नष्ट हो जाएगा। जो कार्य कारण परिणाम में जो संबंध बताता है वो नष्ट हो जाएगा। यहाँ कुछ मिसप्रिंट हो गया है, स्वरूप नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि भाई अगर हम अर्थशास्त्र को केवल आर्थिक विज्ञान मान रहे हैं और उसको कला मान लेते हैं तो यहाँ उसका वैज्ञानिक रूप खराब हो सकता है। ये कला ना मानने वालों का विचार है। और कुछ लोग मानते हैं कि अर्थशास्त्र में केवल नीतियों के बारे में बताया जाता है कि कौन सी नीतियाँ बननी चाहिए, कौन सी नीति बन रही है, लेकिन उसका उपयोग, नीतियों का कार्यान्वयन कैसे होना चाहिए, नीतियाँ लागू कैसे की जाए, इसके बारे में अर्थशास्त्र में कोई उल्लेख नहीं होना चाहिए, इसलिए वो कला नहीं है। पर जो इसे कला मानते हैं वो ये पक्ष देते हैं कि केवल कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करना ही अर्थशास्त्र नहीं है। मान लीजिए अगर हम बता देते हैं, कोई डॉक्टर बता देता है कि ये बीमारी है और आप बीमार हैं, इसका कारण ये है, लेकिन कोई इलाज ना बताए तो फिर ऐसे डॉक्टर का कोई मतलब नहीं होता। उसी प्रकार अर्थशास्त्र में ये बता दिया जाता है कि ये इसलिए हो रहा है, ये जो आर्थिक परेशानी आई है वो इन कारणों से आई है और ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या उपाय किए जाए कि बुरी स्थिति से निपट सकें, ये केवल कला में ही हम अगर अर्थशास्त्र को कला मान लेते हैं तो ही तरीके हम प्राप्त कर सकते हैं। और वर्तमान युग में तो आप देखते हैं कि किस तरीके से नीतियों को लागू करना है ताकि जनता को अधिक से अधिक लाभ हो, तो इस बात का महत्व और भी बढ़ जाता है। अधिकांश समस्याएं विशुद्ध रूप से आर्थिक होती हैं। कला मानने वाले ये पक्ष देते हैं कि कोई समस्या
विशुद्ध रूप से आर्थिक होती है ऐसा हम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि आर्थिक केवल मनुष्य आर्थिक मनुष्य नहीं है, अन्य वातावरण, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक दृष्टिकोण जो है वो आर्थिक नीति को प्रभावित करते हैं। जैसे सरकार अगर कोई आर्थिक नीति बनाती है तो वो लोगों की धार्मिक, सामाजिक भावनाओं का ध्यान रखती है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त हों लेकिन सामाजिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं होती। जैसे सरकार जो है अगर कहना चाहिए शराब के बिक्री से सरकार को आय होती है, लेकिन शराब की बिक्री समाज के लिए अच्छी नहीं है, ये जानकर सरकार उस पर ज़्यादा टैक्स लगाती है। तो कहीं न कहीं सामाजिक भावनाओं का, धार्मिक भावनाओं का प्रभाव जो है वो अर्थशास्त्र पर पड़ता है, इसलिए हम इसे केवल विज्ञान नहीं मान सकते। व्यावहारिक समस्याओं के हल के लिए उपयोगी नहीं रहेगा। अगर हम इसको केवल विज्ञान मान लेते हैं तो ये जो भी समस्याएं आती उसका हल कैसे करें ये हमको पता ही नहीं चलेगा, तो फिर ऐसे विज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। और फिर कुछ लोगों ने कहा है कि जो अगर आर्थिक क्रियाएं विशुद्ध हैं तो जो नीति बनाता है वही उपाय बता सकता है। ऐसा नहीं कि नीति कोई और बनाए, परिणाम कोई और बताए और ये कोई और बताए कि किस तरीके से नीतियों को लागू करना है। तो यहाँ पे फिर हम कला ना माने, ये गलत हो जाएगा। कला होने के बाद भी वैज्ञानिक स्वरूप नहीं बिगड़ता है। कला जो मानते हैं अर्थशास्त्र को, वो पक्ष देते हैं कि आप कला मानेंगे तो उसके वैज्ञानिक स्वरूप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कारण परिणाम जो हैं वो तो आपस में जुड़े ही रहेंगे। ये तो सिर्फ उन कारणों को पता लगा कर उसका उपाय ढूंढ कर उसको लागू करने का तरीका या किस प्रकार उचित समाधान प्रस्तुत किया जाता है, ये जो है बताया जाता है। तो यहाँ पे इसका वैज्ञानिक स्वरूप नहीं नष्ट नहीं होगा और ये व्यवहारिक अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र का स्वरूप व्यवहारिक है क्योंकि ये मानव से जुड़ा है और मानव व्यवहार जिस तरीके से बदलता रहता है उस तरीके से उनकी समस्याओं को हल करने का तरीका भी बदलता रहता है। और ये हल करने का तरीका जो है वो अध्ययन में शामिल होना चाहिए, इसलिए अर्थशास्त्र को हम कला मान सकते हैं। तो निष्कर्ष में यही कहेंगे कि भाई अर्थशास्त्र विज्ञान भी है और कला भी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रूप को प्रभावित नहीं करते हैं। अब अर्थशास्त्र की सीमाएं क्या है? देखिए, आप अध्ययन कर रहे हैं तो कुछ न कुछ सीमाओं को ध्यान में रखना पड़ेगा, कुछ मान्यताओं को ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो अध्ययन में भटकने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हम कुछ मान्यताओं और सीमाओं को लेके चलते हैं कि अर्थशास्त्र में केवल सामाजिक मनुष्य का अध्ययन किया जाता है जो आर्थिक क्रियाओं में शामिल रहता है, ऐसी मान्यता है। मार्शल ने भी कहा है कि समाज से बाहर रहने वाले व्यक्ति को हम अर्थशास्त्र में सम्मिलित नहीं कर सकते और इसमें केवल वास्तविक मनुष्य का केवल मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है और अन्य क्रियाओं का अध्ययन, पशु पक्षियों का अध्ययन नहीं किया जाता, केवल मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और इसमें काल्पनिक मनुष्यों का अध्ययन नहीं किया जाता, वास्तविक मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। मतलब जो सामान्य हो, जैसे कोई पागल है, अपराधी है, उसको ध्यान में रख के नीतियाँ नहीं बनाई गई हैं या सिद्धांत नहीं बनाए गए। एक सामान्य मनुष्य जो व्यवहार करता है, अगर जैसे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम बताता है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते हैं उपयोगिता घटती जाती है, लेकिन ये पागल पे लागू नहीं होगा क्योंकि उसकी मानसिक दशा सामान्य नहीं है। ये किसी कंजूस पे लागू नहीं होगा, तो या किसी अपराधी पे लागू, बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं जो सामान्य मनुष्य पे ही लागू होते हैं। तो जो भी सिद्धांत बनाए गए हैं उनका अध्ययन हम एक सामान्य मनुष्य को ध्यान में रखेंगे, असामान्य मनुष्य को ध्यान में रखकर अध्ययन नहीं करेंगे। और इसमें आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, अनार्थिक क्रियाओं का अध्ययन नहीं किया जाता। और एक बात यह है कि जो भी नियम बनाए गए हैं वो उतने निश्चित नहीं होते जितने विज्ञान के नियम अकाट्य होते हैं। एक बार बन गए तो फिर वो किसी भी परिस्थिति में वो लागू होंगे। लेकिन जो अर्थशास्त्र के नियम है, क्योंकि मानव व्यवहार से जुड़े हैं, मानव का व्यवहार बदलता है तो थोड़ा बहुत नियम भी बदल जाता है और इसमें कोई निश्चितता उतनी नहीं होती। जैसे कि अगर
किसी वस्तु का मूल्य कम हो जाए तो मांग बढ़ेगी अन्य बातों को ध्यान रखते हुए, लेकिन कितनी बढ़ेगी, दुगनी बढ़ेगी, तिगनी बढ़ेगी, ऐसा हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते। लेकिन अगर आप कुछ रसायनों को मिलाते हैं बराबर अनुपात में, वो कैसी प्रतिक्रिया देंगे ये पहले से विज्ञान निश्चित रूप से बता देता है, लेकिन अर्थशास्त्र के नियम उतने निश्चित नहीं हो सकते। तो यही हम मान सकते हैं कि इसमें अनेक व्यवहारिक समस्याओं का हल ढूंढा जाता है। अर्थशास्त्र वर्तमान युग में कहना चाहिए कि आम जनता की समस्याओं के समाधान का सबसे बड़ा माध्यम है, और इसके बिना किसी भी देश की राजनीति, समाज, धर्म की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसीलिए इसका जो महत्व है बहुत ज़्यादा है। पहली बात, इससे ज्ञान में वृद्धि होती है। आप अर्थशास्त्र जितना पढ़ेंगे तो इसको थोड़ा सा मिसप्रिंट है। डार्विन ने कहा कि अर्थशास्त्र आज के युग का बौद्धिक धर्म है। बौद्धिक धर्म मतलब एक बुद्धिजीवियों का ये धर्म है। और ज्ञान तो बढ़ता ही है, बहुत सारी बातें हैं, बिना अर्थशास्त्र के आपको संपूर्ण ज्ञान नहीं मिल सकता। और अर्थशास्त्र के अध्ययन से तर्क तथा विश्लेषण बुद्धि का विकास होता है। व्यक्तिगत रूप से आप अनुभव करेंगे कि बाकी विषयों की तुलना में अर्थशास्त्र में हर जगह तर्क है। हर घटना के पीछे, हर सिद्धांत के पीछे का कारण होता है, एक लॉजिक होता है जिसको आपको समझना पड़ता है, और इससे आपकी तर्क बुद्धि का विकास होता है। व्यवहारिक महत्व है। रोज़मर्रा के जीवन में आप जितने भी सिद्धांत पढ़ेंगे वो आपके जीवन में लागू होते हैं। खास करके आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखेंगे, जो भी सिद्धांत आप पढ़ेंगे वो आप खुद अनुभव करते हैं। आपको कहीं प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ ही प्रैक्टिकल हो जाता है। उपभोक्ताओं को लाभ होता है। अगर आप जितना ज़्यादा अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, आप हर व्यक्ति एक उपभोक्ता है तो वो कहीं न कहीं बाज़ार को बहुत अच्छे से समझ सकता है। किसानों को लाभ होता है अर्थशास्त्र से। किसान अगर अर्थशास्त्र को समझ लें, या अगर कोई व्यक्ति अर्थशास्त्र को समझ के किसानों की सहायता करे तो उनके लिए बहुत लाभकारी है। अर्थशास्त्र में जो नीतियाँ बनती हैं वो किसानों के लिए लाभकारी हैं। श्रमिक वर्ग को लाभ होता है क्योंकि ऐसे ऐसे सिद्धांत बनाए गए हैं जो श्रम के हित में हैं। राजनीतिकों को लाभ होता है, वे अगर अर्थशास्त्र को समझते हैं और समझ के ही बहुत सारी आर्थिक नीतियाँ बनाई जाती, जैसे करारोपण कैसे किया जाता है, मांग की लोच को ध्यान में रख के करारोपण किया जाता है। समाज सुधार होता है, समाज को लाभ होगा ही जब आर्थिक स्थिति सुधरेगी, गरीबी दूर होगी, रोजगार बढ़ेगा, ये पता लगाया जाएगा कि रोजगार में कमी क्यों है, उसको कैसे, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो आप पढ़ते जाएंगे तो आपको स्वतः ही अर्थशास्त्र का महत्व समझ में आएगा। तो समाज सुधार को और समाज को लाभ तो होना ही है। तो वर्तमान युग में तो हम इसके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। और इसके बाद